उमैयद वंश, खिलाफत, उसके बाद अब्बासी वंशों के खिलाफत, अब्बासी वंश। इसे अब्बासियों के काल को एक तरीके से अब्बासी क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्बासी क्रांति। बगदाद, जहाँ से इस क्रांति का नेतृत्व एक तरीके से हो रहा था, जो केंद्र बन चुका था। और ये वो काल था जब राज सत्ता में बहुत केंद्रीकरण हुआ और किसी भी तरह के विद्रोहों को एक तरीके से धर्म विद्रोह का रूप देकर उसे कुचलने का प्रयास किया गया। मुसलमानों की इस राजनीतिक केंद्रीकरण की जो व्यवस्था थी, ये बड़ी सफल रही थी और उमैयद वंश को बहुत प्रयास करना पड़ा और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसका नाम था दवा। इस दवा नाम के सुनियोजित विद्रोह ने उमैयद वंश की सत्ता को काफ़ी कुछ हिला दिया था, उसकी नींव को काफ़ी धक्का पहुंचा था। मक्का के बाद ही अब्बासी वंश ने उमैयद वंश का स्थान लिया। ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो क्रांति हुई उमैयद वंश से अब्बासी वंश, आखिर इसका कारण क्या था? कि सारी सत्ता एक में केंद्रित कर चुके थे और सत्ता के केंद्रीकरण के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, इसी दुष्परिणामों की प्रक्रिया में बहुत से उपद्रव भी हुए, बहुत से लोगों का विरोध हुआ और बढ़ती हुई भाई भतीजावाद की नीति और या उसकी अनुभूति, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार जो ऊपर से नीचे तक पनप रहा था, फैल रहा था, उसका विरोध, ये कारण बनते हैं एक तरीके से वंश बदलाव के। एक कारण बनते हैं एक तरीके से क्रांति के, जिसे हम अब्बासी क्रांति जानते हैं। इस केंद्रीकरण से उमैयद वंश को बाद में बहुत तकलीफ हुई और उसको कीमत भी चुकानी पड़ी। कीमत किस रूप में? कि उमैयद वंश की सत्ता समाप्त और अब नया वंश सामने आया। और यह कब हुआ? जब दवा नाम का एक बहुत सुनियोजित विद्रोह हुआ जिसने उमैयद वंश को झकझोर दिया। मक्का का ही जो वंश है, अब्बासी वंश, उसने अब उमैयद वंश का स्थान ले लिया। तो अब हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे खलीफाओं की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। एक तरीके से उनके जो कार्य करने की शैली भी धीरे धीरे कैसे बदल रही थी, उनकी प्राथमिकताएं भी कैसे बदल रही थीं और अंततः कैसे ये सत्ता के केंद्रीकरण के रूप में बदली। फिर उसके बाद सत्ता के केंद्रीकरण का विद्रोह का खामियाजा, सत्ता में रहते हुए लाई गई बुराइयों का खामियाजा। अच्छा, इसके साथ ये भी एक बिंदु है कि जो कुछ ईसाई परंपराएं बाइजेंटाइन एम्पायर की, बाइजेंटाइन साम्राज्य की, कुछ ईसाई व्यक्तियों का विभिन्न पदों पर उनको लाना, ये भी कई लोगों को पसंद नहीं था, ये भी कई लोगों को नागवार गुजर रहा था। तो ऐसे अनेक कारण हो चुके थे जो घोर असंतोष पैदा कर बैठे थे और फिर वही क्रांति के रूप में बदला जब दवा नाम का सुनियोजित विद्रोह हुआ और अब्बासी वंश सत्ता में आया। अब्बासियों ने सत्ता अपनाई और तुरंत उनके लिए आवश्यक हो गया कि उमैयद वंश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, पहली बात तो उमैयद वंश के प्रभाव को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, ये उनकी विवशता थी, ताकि जनता जनार्दन
अब्बासी वंश की नई सत्ता को स्वीकार करे, उनकी स्वीकृति हो। उमैयद वंश के द्वारा किए गए कार्यों को मात्र नकारना ही नहीं बल्कि उनको गलत साबित करना अब्बासी वंश के लोगों के लिए आवश्यक हो गया। और इसलिए जिस सत्ता में आते इन्होंने क्या शुरू किया, उमैयद वंश के कार्यों को, उनकी गतिविधियों को गलत बताने का कार्य शुरू किया। और देखिए, गलत बताने की प्रक्रिया में बात यहाँ तक गई कि उन्होंने उमैयद वंश के लोगों को शैतान बताने की कोशिश की, उन्हें शैतान कहाया। अब्बासियों ने कहा कि वे जो मूल इस्लाम जो पैगंबर के द्वारा स्थापित किया गया था उसको वो वापस लाएंगे। दूसरे शब्दों में इनका कहना था कि उमैयद वंश के खलीफा लोग पैगंबर के विचारों से, पैगंबर के उपदेशों से, नीतियों से कोसों दूर जा चुके हैं। एक जिक्र मैंने और बताया था कि इन लोगों ने इस्लाम वंश के सिद्धांत के खिलाफ लूट पर भी काफ़ी जोर दिया और लूट के धन से भी उन्होंने काफ़ी अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश की, जिसे गनीमा कहा गया। तो इस प्रकार अब्बासी वंश ने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम ये उठाया कि अपने पूर्वज यानी उमैयद वंश के शासनकाल को गलत बताना। और उस प्रयास में, गलत बताने के प्रयास में उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए, जिसमें उन्होंने उन्हें शैतान तक कहा और साथ ही ये भी कहा, दूसरी बात, कि हम पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो नीतियाँ, जो सिद्धांत इस्लाम धर्म के लिए बताए गए थे उनको पुनर्स्थापित करेंगे। थोड़ा सा नक्शों को देखें और इस पर एक नज़र डालें, क्योंकि इस पे हम कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो आपको बारंबार इन क्षेत्रों का जिक्र आ चुका है और आने वाले अध्यायों में भी ये है। और कई बार ये एक तरीके से कंफ्यूजन कर देता है, हमारे सामने एक समस्या खड़ी कर देता है कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए बड़ा जरूरी है, तो चलिए त्वरित गति से हम थोड़ा देखें कुछ क्षेत्रों को। बस सबसे पहले ये देखिए कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं। पश्चिम एशिया के देशों को देखिए, उसके बाद मध्य एशिया को देखिए। एशिया को भी कई भागों में बांटा है, एक मध्य एशिया। अब यहां देखिए मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, इस पर एक सरसरी नजर आपने तीनों क्षेत्रों पर देखी। इसको देखते हुए आपने देखा तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक। दूसरी बात, खुरासान एक क्षेत्र का नाम बारंबार आया है और खुरासान को लेकर कई बार मन में संशय होता है कि आखिर ये क्षेत्र कहां तक स्थित है, कहां पर स्थित है। देखिए ईरान को नक्शे में, ईरान के नक्शे में उत्तर पूर्व के क्षेत्र को खुरासान कहा जाता था, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में। और ये जो नाम दिया गया है खुरासान, ये पर्शियन एम्पायर या सासनिक काल में ये नाम दिया गया। सासनिक सभ्यता जब वहां आई थी उस समय खुरासान क्षेत्र ये नाम दिया गया। बहुत बड़ा ये विस्तृत राजनीतिक क्षेत्र है और इसका जो संबंध है, वर्तमान या विस्तार है इसका, वर्तमान तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक था। देखिए कितना विशाल क्षेत्र है खुरासान का, जिसके बारे में मैंने पूर्व में 3-4 बार जिक्र किया है। तो कभी भी खुरासान का नाम सुने तो समझ जाएं कि पूर्वी ईरान से मध्य एशिया के बीच की बात कर रहा हूं, या कोई भी
यदि खुरासान की बात करें तो पूर्वी ईरान से मध्य एशिया के बीच का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है ट्रांसऑक्सियाना। ये आने वाले अध्यायों में इसका जिक्र आएगा। ट्रांसऑक्सियाना मध्य एशिया का निचला भाग। मध्य एशिया, एशिया का मध्य पहले देखें, उस मध्य क्षेत्र के निचले भाग को देखें, एशिया के निचले भाग को नहीं। बात स्पष्ट है कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है उसके निचले भाग को देखें, जिसमें आज कजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान आया हुआ है। ट्रांसऑक्सस नदी या अमू दरिया के पार, यह नाम रोमन लोगों ने रखा था। ट्रांस यानी ऑक्सस नदी या अमू दरिया के पार, ये जो नाम था रोमन्स ने रखा था। और उसी खुरासान के बाद लगा हुआ जो क्षेत्र है, जिसे ईरानी क्या कहते थे, तुरान, उस क्षेत्र को ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र कहलाते हैं। तो कभी भी तुरानी नाम सुने तो समझ जाएं कि मैं, या जब भी ये नाम सुने तो ट्रांसऑक्सियाना और तुरानी क्षेत्र या तुरान एक ही क्षेत्र है, मोटा मोटा। ठीक। ख्वारिज़म, इस नाम का भी जिक्र बारंबार आता है और आगे भी आएगा। ये ख्वारिज़म क्षेत्र क्या है? उज्बेकिस्तान। देखिए तुर्कमेनिस्तान के नक्शे को देखें। ये क्षेत्र जो तुर्कमेनिस्तान का जो क्षेत्र है, इसे ख्वारिज़म कहते थे। और ये भी उसी सासानी साम्राज्य का हिस्सा था जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है आपको खुरासान का जिक्र करते हुए, क्योंकि उस काल में सासानिक सभ्यता ही थी इस क्षेत्र में। और तुर्की का तो उस काल में, या तुर्की सभ्यता का, तुर्की साम्राज्य का एक तरीके से जन्म ही नहीं हुआ था उस काल में। वे लोग, उस क्षेत्र के लोग तो खाना बदोश ही बने हुए थे। अगला क्षेत्र है एशिया माइनर। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह आपने नक्शे में बार बार देखा है। और एशिया माइनर और एशिया में अंतर है। यह क्षेत्र जो है थोड़ा हम लोग को कई बार कंफ्यूज कर देता है। इसको देखिए, एशिया माइनर को एंटोलिया या एनाटोलिया दोनों नामों से बोलते हैं। ये तुर्की का पश्चिमी हिस्सा और काफी हद तक पूर्वी हिस्सा भी इसमें आता है, एशिया माइनर में। ठीक। तुर्की का पश्चिमी हिस्सा और उसका पूर्वी हिस्सा भी इसमें काफी कुछ आ जाता है। ये कहलाता है एशिया माइनर। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यूरोप से लगे होने के चलते यहाँ रोमन, फिर बाइजेंटाइन और फिर उसके बाद ममलुक, सेल्जुक, ये तुर्क साम्राज्य के जो हिस्सा थे, जो वंश चला, ममलुक वंश, सेल्जुक वंश, और फिर आखिर में ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बने। ऑटोमन एम्पायर केंद्र कौन सा था? इस जो ऑटोमन एम्पायर की बात करें, या एक तरीके से हम एशिया माइनर की बात करें, जो समय के साथ साथ बदलता रहा, जिस पर आधिपत्य विभिन्न सम्राटों का हुआ। लेकिन एक बात तय है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, इसीलिए रोमन लोगों ने भी इस पर कब्जा किया, बाइजेंटाइन ने भी कब्जा किया, फिर सेल्जुक, ममलुक लोगों ने भी किया, और तुर्की एम्पायर, और अंत में ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बना। तो देखिए नक्शे में, कुस्तुनतिनिया जिस क्षेत्र को कहते हैं, जिस जगह को, जिस शहर को, या कॉन्स्टेंटिनोपल अंग्रेजी में, वही उस समय इस्तांबुल कहा जाता था। पुनः मैं बता दूं, कुस्तुनतिनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल, ये एक ही क्षेत्र है। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस्तांबुल की स्थिति और उसके जो बदलते हुए नाम, और ये महत्ता भी समझ रहे हैं कि वह कितना महत्वपूर्ण रहा होगा एशिया माइनर का ये क्षेत्र, विभिन्न साम्राज्यों ने जिस पर अपना कब्जा सुनिश्चित किया। अब थोड़ा देख लीजिए मध्यकालीन नक्शा, मध्यकालीन यूरोप एशिया का नक्शा है, उस पर एक सरसरी नजर डाल दें तो ये महत्वपूर्ण जगहें हैं। थोड़ा बगदाद इराक की राजधानी थी,
दमिश्क सीरिया की राजधानी थी, फिर समरकंद जिसके कब्जे के लिए तुर्की सम्राट काफी आगे तक आए, गजना जो बाद में इस्लामिक सभ्यता का केंद्र बना, जिसके कारणों का भी हमने विस्तार से जिक्र किया है, और ये उसी गजना क्षेत्र से ही महमूद गजनी आया था। फिर उसके बाद और फिर सिंध क्षेत्र देखिए, निमापुर क्षेत्र, और अंत में कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल। मूलतः हमारा जो इतिहास है इस वर्ष जो आपको पढ़ना है उसका दायरा यदि यूरोप और एशिया की बात करें तो इन क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन ये सभी क्षेत्रों की स्थिति को जानना और उसके भारत से दूरी को ख्याल रखना हमारे लिए अत्यावश्यक है। अब्बासियों का जो काल वो क्रांतिमय इसलिए केवल नहीं है कि वंश परिवर्तन हुआ। अब्बासियों के काल को क्रांतिकारी काल केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उमैयद वंश से अब अब्बासी वंश का, बल्कि साथ ही हम देखते हैं कि ये क्रांतिकारी काल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन संस्कृति और प्रशासनिक ढांचे में भी हुए। सांस्कृतिक परिवर्तन, उनकी जो जीवन शैली है उसमें भी बदलाव आया और उसके साथ ही राजनीतिक प्रशासनिक ढांचों में भी परिवर्तन लाया। तो इसलिए अब्बासी क्रांति मात्र वंश परिवर्तन नहीं, अब्बासी क्रांति एक तरीके से आमूलचूल परिवर्तन समाज में राजनीतिक सत्ता में थी। अब्बासियों के द्वारा एक और जहां उमैयद वंश के गतिविधियों को नकारने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक्सपांशन का कार्य भी शुरू किया, विस्तार का कार्य भी शुरू किया। उनका अभियान जो है वो पूर्वी ईरान से शुरू किया। पूर्वी ईरान यानी आप देखेंगे खुरासान का क्षेत्र जो कहलाता है अफगानिस्तान के पहले। पूर्वी ईरान की जनसंख्या में अरब और ईरानी मिले जुले थे दोनों। इनमें इनको एकीकृत करने का कार्य और इस तरीके से पूरे खुरासान क्षेत्र को पूरा इस्लामीकरण करने का कार्य इस काल में हुआ। अरब के सैनिक तो इराकी थे ही, सीरियाई लोगों के शासन से नाराज भी थे, तो पूर्वी ईरान यानी खुरासान के अरब निवासी उमैयद वंश की सत्ता को वैसे ही पसंद नहीं करते थे। तो वहाँ पर ये कार्य, परिवर्तन का कार्य जो है वो थोड़ा सरल हो गया था, क्योंकि जनता स्वयं में उमैयद वंश के प्रति एक तरीके से आक्रोश था। ईरानी मुसलमानों को जाति तिरस्कार का सामना भी करना पड़ा और इसके कारण बड़े परेशान हो गए थे, और इसलिए उमैयद वंश को हटाने के लिए, उमैयद वंश को पूरी तरह सत्ताच्युत करने के लिए वो किसी भी तरह तैयार थे, किसी भी तरह के अभियान में जाने के लिए इच्छुक थे। ये तो हुई भूमिका कि आखिर क्या कारण थे जो इस तरह की क्रांति हुई, इस तरह का सत्ता परिवर्तन हुआ। आपको बस एक बिंदु इसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि इसका परिवर्तन की शुरुआत खुरासान क्षेत्र से हुई, जो ईरान के पूर्व में है, यानी अफगानिस्तान के निकट। अब्बासी हजरत मोहम्मद साहब के, जैसा मैंने पहले बताया, उनके चाचा के वंश के थे, और ये उनके लिए एक अहम चीज़ साबित हुई कि पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदार होना। अब्बासियों ने जितने भी असंतुष्ट मुसलमान थे, जो उमैयदों से चिढ़ते थे, उन पे नाराज थे, उमैयदों की गतिविधियां जिनके लिए नागवार गुजरती थी, उनको ये वचन दिया कि उमैयदों से वे पूरा उनके शासन से क्षेत्रों को मुक्त कराएंगे। उमैयदों के शासन की यदि हम बात करें तो इसका तात्पर्य है कि जहां उमैयद सत्ता सर्वोच्च थी, लेकिन प्रांतों में भाई भतीजावाद के कारण उमैयद वंश के लोगों का ही शासन चल रहा था। तो मात्र दवा में हुई क्रांतिकारी परिवर्तन या क्रांति से ही पूरा उमैयद वंश समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसके लिए धीरे धीरे अब्बासी वंश को आगे सतत रूप से प्रयास करना पड़ा। और उसी प्रयास के तहत यदि हम उनकी सफलताओं के कारण में जाएं,
उमैयद वंश के शासन की सभी गतिविधियों की कड़ी आलोचना करना। अब्बासी क्रांति को हमने संक्षिप्त में जाना, अब्बासी क्रांति की पृष्ठभूमि को हमने समझा और देखा कि उमैयद वंश तत्कालीन खलीफाओं के जो विभिन्न तरीके थे अपने वंश को चलाने के लिए और जिसे उन्होंने पैतृक सत्ता में बदल दिया था, उनकी बुराइयों में ही उनके वंश की समाप्ति निहित थी। यानी उमैयद वंश ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो हथकंडे अपनाए, जो तरीके अपनाए अलग अलग, निश्चित रूप से उसमें 90 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और 90 वर्षों तक सफल रहे। पर उनके द्वारा इन तरीकों के अंदर ही उनके अंत के कारण भी निहित थे। तो जो अगला वंश था जो आया, अब्बासी वंश, ये अब्बासी वंश भी इसीलिए सत्ता में आ पाया क्योंकि वह भी उमैयद वंश के विचारों का, उनके परंपराओं का, उनके प्रथाओं का उतना ही घोर विरोधी था जितने अन्य कबीले के लोग। लेकिन चूंकि ये पैगंबर मोहम्मद के रिश्ते में आते थे और इसमें कुछ योग्य और कुशल लोग थे, ये लोग खिलाफत अपने कब्जे में लेने में सफल हुए। कारण अब हम समझ गए हैं कि अब्बासी क्रांति क्यों हुई, उसके कारण जानने के बाद हमने बहुत संक्षिप्त में घटनाक्रम भी देखा कि किस प्रकार वे पूर्वी ईरान की ओर, खुरासान की ओर बढ़े और फिर उन्होंने वहाँ से अपनी शुरुआत की। उसके बाद हमने ये भी जाना कि किस तरह उन्होंने अपनी ताकत मजबूत करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका वंश जारी रहे और लंबे काल तक जारी रहे, इसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, चाहे वो सिक्कों के रूप में हो, चाहे वे बाइजेंटाइन एम्पायर सभ्यता या बाइजेंटाइन साम्राज्य के कुछ विचारों को समाहित करने में हो, चाहे वे ईसाई अधिकारियों को, ईसाई लोगों को विभिन्न पद देने के रूप में हो, साथ ही चाहे वो उमैयद वंश की आलोचना करने के रूप में हो, आदि आदि तरीके उन्होंने अपनाए और अपनी स्थिति मजबूत की। और इस प्रकार एक लंबे काल तक उनका शासन चला। कारण, घटनाक्रम और उनकी सफलता के कारण, क्रांति के कारण, क्या कारण थे, क्रांति का घटनाक्रम कैसा रहा और क्रांति की सफलता क्यों हुई, और फिर अब्बासी वंश के सतत शासन की सफलता के कारण, इतना हमने समझा। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। जिस तरह उमैयद वंश समाप्त हुआ, अब्बासी वंश भी एक दिन समाप्त हो गया।